और एक कला। आज से पहले हम लोग जब कभी भी मिले थे तो हम लोग अक्सर करेंट टॉपिक पे मिलते थे, जो निहायत ही बोरिंग टॉपिक हुआ करता था। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं जो आर्ट या आर्टिस्टिक सोच से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कला से समझते क्या हैं, या कला की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में कला की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या कलाकार को इतना सम्मान या इतनी तवज्जो उसको क्यों दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। बस वही चीज़ है कि हम जिन भावनाओं को हम अपने बातों के द्वारा, अपने लैंग्वेज के द्वारा उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उन बातों को हम कला के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, चाहे जो भी माध्यम हो उसका। जिन फीलिंग्स को, हम अपने अंदर की जो भी बातें, जिनको हम अमूर्त भावनाएं जो हमारी है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को जब हम किसी मूर्त रूप में, अर्थात देखने दृश्य रूप में जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वही चीज़ कला है। और वो जो भावनाएं होती हैं वो मनुष्य की कोमलतम भावनाएं होती हैं। किसी भी चीज़ के साथ मनुष्य का जो रागात्मक संबंध होता है, किसी भी वस्तु के साथ मनुष्य का जो कारुणिक संबंध होता है, वही कला के रूप में अभिव्यक्त होता है। और कला जो होती है उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है। अगर अफ्रीकन कोई हो या साउथ अमेरिकन हो या इंग्लिश हो, यूरोपियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कला के माध्यम से, नृत्य हो, संगीत हो, मूर्ति हो, वास्तुकला का कोई भी निदर्शन हो, वहाँ पर आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि आखिर वो कलाकार कहना क्या चाहता है। चाहे मोनालिसा की पेंटिंग हो, चाहे अशोक का स्तंभ हो, चाहे अक्षिणी की मूर्ति हो, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि वो कलाकार क्या कहना चाहता है। उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए केवल मनुष्य के फीलिंग की ज़रूरत होती है। अब प्रश्न उठता है कि कला पहले से फिर भारत में क्यों नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम थोड़ी बहुत कला का प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक ह्यूज पीरियड के बाद मौर्य काल में ही फिर हम कला की चर्चा क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मनुष्य की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, मनुष्य और पशु में बस एक ही अंतर है कि पशु केवल पेट के लिए सोचता है, मनुष्य के पास मस्तिष्क भी होता है। पशु का आकृति देखिएगा तो उसका पेट और दिमाग जो होता है वो एक जिराफ को छोड़ दीजिए तो बाकी सब में वो एक ही सेम लाइन में वो होता है। लेकिन मनुष्य में देखिएगा कि ऊपर मस्तिष्क होता है, नीचे पेट होता है। तो मनुष्य क्या होता है कि जब वो संपन्न होगा तभी वो कला के विषय में सोचेगा। भूखे और फटेहाल लोग कला के विषय में क्या सोचेंगे। और उससे पहले की प्रकृति को अगर हम देखते हैं, मौर्यों से पहले की प्रकृति को अगर हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता का एक खुला समाज था। उस खुले समाज में कला के बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे वो पशुपति की मूर्ति हो या मोहनजोदड़ो का नगर संरचना हो। वहाँ पर हमको दिखता है कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से वो लोग कर रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कला को संपोषित कर रहे थे। लेकिन जब हम उसके बाद के पीरियड में आते हैं, ऋग वैदिक पीरियड हो या उत्तर वैदिक पीरियड हो, उस टाइम का मुझे कुछ भी कला का कोई वैसा न तो जानकारी मिल पा रहा है, न कोई आज तक स्रोत मिला है, और न ही किसी पुस्तक में जानकारी मिली है। आखिर ऐसी बात तो नहीं रही हो कि वो कला से मरहूम रहे होंगे, पूरी तरह से मरहूम रहे होंगे। नहीं, वो भी सामवेद गाते थे, गायन के रूप में उनके यहाँ मौजूद था। दूसरा चीज़ क्या था कि वो घुमंतु प्रकृति के लोग थे, एक जगह रहते थे फिर दूसरे जगह तक चले जाते थे। तीसरा चीज़ था कि उनके अंदर अपवित्रता की भावना बहुत ज़्यादा थी कि हमारे सामान को कोई दूसरा अगर छू देगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो क्या करते थे कि यज्ञ वेदी का प्रयोग करते हों या श्मशान का प्रयोग करते हों या बलियूपों का प्रयोग करते हों, तो ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते थे कि वो तुरंत नष्ट हो जाए, ताकि कोई दूसरा छू के उसको अपवित्र नहीं कर दे। कला हो सकता है ऐसा सोच रहा होगा उनके पीछे, हम नहीं कहते कि यही सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन जब कला का अगर हम उत्पत्ति फिर दोबारा देखते हैं, द्वितीय नगरीकरण के बाद से कला की उत्पत्ति होती है, तो वो क्षेत्र देखिए कि मगध के रीजन में ही कला की उत्पत्ति होती है। और मगध के रीजन में कला की उत्पत्ति के कारण दो कारण रहता है। एक, ये समाज जो है वो रूढ़ि मुक्त समाज है। मगध को आर्यों ने वार्त प्रदेश घोषित कर दिया था, आर्यों के लिए वर्जित प्रदेश घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ के समाज में वो रूढ़िबद्धता, जो आर्यीकरण की जो रूढ़िबद्धता थी, उस रूढ़िबद्धता का सर्वथा अभाव था।
ये क्षेत्र आर्यीकरण की रूढ़िबद्धता से बचा हुआ क्षेत्र था। दूसरा चीज़ क्या था कि यही रीजन देखिए कि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा था, सामाजिक ढांचा आर्यों की सामाजिक ढांचा से अलग था। इसी कारण से जो भी धार्मिक आंदोलन होते हैं, उस धार्मिक आंदोलनों को भी यहाँ पर पृष्ठपोषण मिलता है, यहाँ पर उसके लिए स्पेस क्रिएट होता है। और यही सब चीज़ मिलजुल के मौर्य कला के लिए भी पृष्ठभूमि की, उसके लिए जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को यही सब चीज़ यहाँ पर तैयार करता है। और जब मौर्यों के काल में एक बार एक समृद्धि की ओर भारत पहुँचता है, एक समृद्ध और सुदृढ़ शासन की स्थापना होती है, तो वहीं से मौर्य कला की शुरुआत होती है। मौर्य कला एक समृद्ध भारत के प्रतीक के रूप में उभरता है। तो मौर्य कला के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मौर्यों की कला के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं। वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। वास्तुकला के बाद स्तंभ वगैरह जो है उन्होंने बनाया, स्तूप, गुहा कला, और उसके बाद फिर कुछ जो लोक कलाएँ थी उस लोक कलाओं का अध्ययन करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आखिर ये कला क्या ऐसी बात थी कि भारतीय पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई थी या इस पर कुछ विदेशी प्रभाव भी था। अगर विदेशी प्रभाव था तो क्यों था, और विदेशी प्रभाव रहते हुए भारत का और खासकर बिहार का यूनिक कला था, तो उसका यूनिक फीचर क्या था। और सबसे अंत में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म, अक्सर आप लोगों से सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम मौर्य कला को बांट के देखें, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में अगर हम बांट के देखते हैं, तो दो तरह का आर्ट हमारे पास देखने को मिलता है मौर्य काल में। पूरे मौर्य कला को अगर हम बांटते हैं, मौर्यन आर्ट को अगर हम बांटेंगे, तो एक हमें कोर्ट आर्ट दिखेगा जिसको हम राजकीय कला कहते हैं। राजकीय कला अर्थात राज्याश्रय में फलने फूलने वाली कला, राजा के आश्रय में राजा के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया। राजकीय संरक्षण के अंतर्गत जो कला फल फूल रही थी उसको हम राजकीय कला के अंतर्गत डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक समृद्ध शासन की स्थापना हुई थी और शासन व्यवस्था खुद से बहुत सारी इमारतें निर्मित कर रही थी, बहुत सारे कार्यकलापों को निर्मित कर रही थी उस समय। तो उसको अगर हम बांट के देखें तो सबसे पहला क्या था, कोर्टयार्ड के अंतर्गत अगर देखते हैं तो पैलेसेस बने थे, बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ था। दूसरा चीज़ देखें तो बहुत सारे अशोक के समय में खासकर अशोक के द्वारा बहुत सारे पिलर्स बनाए गए थे, बहुत सारे पूरे भारत का अगर देखें तो बाउंड्रीफिकेशन किया गया था। तो बाउंड्रीफिकेशन हमारा चर्चा का विषय नहीं, हमारा चर्चा का विषय है कि उसके अंतर्गत कला की कलात्मकता कहाँ कहाँ दिखती है, क्या उसकी कला की विशेषताएं रही थी। और तीसरा चीज़ जो था राजकीय संरक्षण में अशोक के द्वारा बृहद पैमाने पर स्तूप का निर्माण किया गया था। उसी तरह जब हम इसके पॉपुलर आर्ट की तरफ जाते हैं तो पॉपुलर आर्ट में केव्स आर्ट, पोट्री और स्कल्पचर्स आते हैं। केव्स आर्ट मतलब गुहा कला के संदर्भ में, गुहा कला इसलिए क्योंकि इन लोगों ने दान में दे दिया था और उसका जो निर्माण था अब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि निर्माण या तो मौर्यों के द्वारा करवाया गया था या आजीविकों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये प्रमाण मिलता है कि आजीविकों को दान में दिया गया था। वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो अभिलेख पुष्ट करते हैं कि ये आजीविकों को दान में दिया गया था, कुछ अशोक के द्वारा और कुछ दशरथ के द्वारा, अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा दिए गए थे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लोक कला में ही मान के चलेंगे। और दूसरा है कि पोट्री, उस समय किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया रहा था, किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा था, उस पर भी वहाँ की कला का निदर्शन दिखेगा। और इसके साथ ही हम मूर्तियों की बात करेंगे, जो मूर्तियाँ स्वतंत्र रूप से बनाई गई, जिसका किसी राजकीय क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं था, कोई हस्तक्षेप वहाँ पर राज का नहीं था। सामान्य जो कलाकार हैं, सामान्य जो संगतराश हैं, उन संगतराशों के द्वारा वो मुजस्समा बनाया गया था। तो वो सामान्य लोगों का चीज़ है, तो सामान्य लोगों में क्या चल रहा था और उनका रहन सहन का तरीका, पहनावा ओढ़ावा क्या था, ये सब चीज़ की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पैलेसेस की चर्चा करेंगे। जब हम पैलेसेस की चर्चा करते हैं तो पैलेसेस की चर्चा जब करेंगे तो दो तरह से चर्चा करेंगे। एक करेंगे सबसे पहला चर्चा कि पाटलिपुत्र नगर का नगर विन्यास क्या था। जैसे हम मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की चर्चा करते थे तो कहते थे कि वहाँ का टाउन प्लानिंग क्या था। तो पहला क्या था कि पाटलिपुत्र का नगर विन्यास क्या था।
टाउन प्लानिंग क्या था पाटलिपुत्र का? पाटलिपुत्र के टाउन प्लानिंग की हम लोग चर्चा करेंगे। और पाटलिपुत्र के अगर टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग की चर्चा पहले एक चीज़ और कि हमारे पास इसका स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। नहीं, उससे पहले पूरे मौर्य कला का अगर हम स्रोत देखते हैं, पूरे मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अगर हम स्रोत देखते हैं, तो स्रोत हम कहाँ कहाँ से मिलते हैं या किस किस चीज़ की हम तुलना करेंगे जहाँ से हमको पता चल पाएगा कि हाँ मौर्य कला था और मौर्य कला की क्या विशेषताएं थी। तो दो तरह के स्रोत हैं। जब कभी हम ऐतिहासिक घटना की चर्चा करते हैं, दो स्रोत होते हैं, या तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत होगा या लिटरेरी स्रोत होगा। आर्कियोलॉजिकल स्रोत में जो हमारे यहाँ से खुदाई में मिला है उसके चर्चा करेंगे, और लिटरेरी स्रोत में हम चर्चा करेंगे मेगास्थनीज, एरियन, फाहियान, ह्वेनसांग या कौटिल्य के पुस्तकों की, या फिर उस समय के जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उन धर्म ग्रंथों से मिला के देखेंगे क्या वहाँ से मिल रहा है ये चीज़ या नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों की चर्चा करके जब हम पाटलिपुत्र के नगर संरचना की तरफ अगर हम आते हैं, पाटलिपुत्र की नगर संरचना के विषय में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला चीज़ आता है कि मेगास्थनीज ने इसके विषय में क्या कहा है। अगर देखते हैं तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है, और इसके साथ कहा कि यह गंगा और अन्य नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कि 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। अर्थात 9 मील के आसपास इसकी लंबाई थी और 1.5 मील के आसपास चौड़ाई थी। अभी भी अगर आप पटना को देखेंगे तो पटना आपको लंबा शहर के रूप में दिखाई देगा, जो कि गंगा के किनारे फैला हुआ है। तो उस समय की संरचना और अभी के पाटलिपुत्र की संरचना में मिला जुला के साम्यता आपको दिख जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एरियन ने इसके विषय में क्या कहा है। एरियन या मेगास्थनीज के की भी हम अगर चर्चा करते हैं तो मेगास्थनीज कहता है कि पूरा पाटलिपुत्र जो था वो पूरी चारों तरफ से लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। उसके परकोटे इतने ऊंचे थे और वहाँ पर जगह जगह पर छिद्र बनाए गए थे जहाँ से तीरों का संधान किया जा सकता था। मीन्स कि एरो का संधान यहाँ से किया जा सकता था कि दुश्मनों से रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर, एक सुनियोजित व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि इसका प्रमाण हमारे यहाँ क्या मिला है, तो आप देख सकते हैं कि बुलंदी बाग से एक चारदीवारी का प्रमाण मिला है, जहां पर साल के लकड़ियों का दो पैरेलल आपको दिख रहा है दोनों तरफ, इस दोनों तरफ की तरफ दीवार का प्रमाण मिला है। और उस प्रमाण के बीच में देखिए कि साल की ही लकड़ी का कास्ट का जो तख्ती था, उस तख्ती से दोनों को जोड़ा गया था। और ये जो तख्ती था, ये तख्ती ज़मीन के अंदर था और ये हिस्सा जो था ये खाली था, जो कि कभी या तो सुरंग के रूप में प्रयोग किया जा रहा होगा या सैनिकों के रहने के लिए रूप में भी प्रयोग किया जा रहा होगा। हालांकि यह भी भग्नावशेष मिला है इस तरह का। ये इस पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसी प्रकार का हमारे यहाँ का जो जिस चारदीवारी की बात मेगास्थनीज ने या जिस चारदीवारी की बात एरियन ने की है, वो चारदीवारी कदाचित इसी तरह की रही होगी। दूसरा चीज़ अगर हम देखते हैं तो मेगास्थनीज और एरियन दोनों, हालांकि एरियन मेगास्थनीज से ही कॉपी करके, इंडिकास की ही कॉपी करके वो बातों को कह रहा था। तो जो बात मेगास्थनीज कहे या एरियन कहे, बात बराबर है, एक ही बात दोनों कहेंगे। तो उसके द्वारा एक चीज़ ये भी कहा गया है कि पूरे पाटलिपुत्र की जो चारदीवारी थी, जिसमें 64 द्वार थे, 64 गेट थे। मीन्स कि जो जितनी हमने लंबाई चौड़ाई बताई और बताया कि ये इस तरह के बाउंड्री से वो घिरा हुआ था, लकड़ी के दीवार की बाउंड्री से वो घिरा हुआ था। उस दीवार के अंतर्गत 64 गेट्स थे, 64 दरवाजे थे, और उसके साथ ही 570 मीनार थे, 570 टावर या बुर्ज कह लीजिए उसको। उसके अस्तित्व की भी वो सूचना देता है, ताकि वहाँ से रह के उस पूरे शहर की निगरानी की जा सके, इस परकोटे से पूरे शहर की, पूरे टाउन की निगरानी की जा सके। इसके बाद तीसरा चीज़ का जो वर्णन करता है वो यह था कि ये दीवार है, इस दीवार के बाद एक चौड़ी खाई के विषय में वो चर्चा करता है, जो कि करीब 600 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी खाई थी, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, नगर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई गई होगी। तो ऐसा बात नहीं था कि ये जो स्थापना थी वो सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या अशोक के द्वारा या किसी के द्वारा कर दी गई। यह
परंपरा चली आ रही होगी। मौर्यों से पहले जब नंदों का शासन था उस समय भी ये वर्तमान रहा होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार करके मौर्यों ने इसको और सुदृढ़ किया होगा। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े कलाविद जो पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन ने इसके विषय में कहा है कि सूसा और एकबेटना के आलीशान और सुंदर महलों से चंद्रगुप्त का राजभवन कहीं अधिक समृद्ध और अलंकृत था। तो जब हम तुलना करते हैं तो तुलना सूसा या एकबेटना के महल से क्यों करते हैं? प्रश्न ये उठता है कि तुलना अगर पर्सी ब्राउन का भी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मेगास्थनीज के इंडिका या एरियन के पुस्तकों पर आधारित है। तो उन्होंने अगर इस बात को कहा तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? सूसा से ही क्यों तुलना करते हैं? क्या था वहाँ के? अशोक के समय में नहीं, लेकिन वो तो पहले ही सिकंदर के आक्रमण के दौरान वो पूरा ईरानी व्यवस्था जो था वो नष्ट हो चुका था। उससे पहले अगर देखिएगा हड़प्पा काल में भी अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा काल में भी मेसोपोटामिया से ही तुलना की जाती है भारत की। यहाँ पर जो गिलगमेश की मूर्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्री का तैयारी कर रहे होंगे तो, कि व्याघ्र से युद्ध करते हुए मूर्तियाँ मिलती है ना। तो विदेशी प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। डेरियस का जैसे देखिएगा कि जो सूसा का सबसे फेमस राजा जो था डेरियस था, जिसको दारा भी कहा जाता है, उसके दौरान ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य किए गए थे और उसी के द्वारा वहाँ पर स्तंभ भी लगाए गए थे। और वो देखिए कि अशोक के स्तंभ की भाषा में और डेरियस की भाषा में, दोनों में, जबकि डेरियस अशोक से कम 200 साल पहले हुआ था, और दोनों की भाषा में भी आपको तारतम्यता दिखेगी। दोनों में अन्य पुरुष का पहले प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष शब्द का बाद में प्रयोग होता है। वही चीज़ अशोक की भी अभिलेखों में आपको मिल जाएगा। और उसकी जो सीमा थी, उसकी सीमा सिंधु नदी के तट तक पहुंच रही थी। तो इस कारण से वहाँ से तुलना भारत की जाती है अशोक के शिलालेखों के। अशोक पर जो प्रभाव या मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव की बात की जाती है तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण उस पर विदेशी प्रभाव की भी बात की जाती है। अब दूसरा प्रमुख चीज़ आता है, हमने देखा कि यहाँ का नगर विन्यास को हमने देखा। अब देखेंगे कि नगर विन्यास के बाद यहाँ का जो भवन निर्माण कला था, हमने देखा कि टाउन प्लानिंग क्या था इसका। टाउन प्लानिंग के बाद हम देखेंगे कि यहाँ का भवन निर्माण कैसे किया जा रहा था, या भवन निर्माण में मौर्यों की यूनिक खासियत क्या थी। तो इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, ये कि ये पूरा का पूरा काष्ठ कला था। लकड़ी से ये पूरा निर्माण हो रहा था। परकोटा जो था वो परकोटा लकड़ी का बना हुआ था, और लकड़ी के साथ दो चीज़ है, एक कि अग्नि का संकट का सब वो मुकाबला नहीं कर सकता है, और दूसरा कि यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु में लकड़ी बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो ये शाश्वत नहीं था, ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअस नहीं रह सकता था। तो ये इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मौर्यों ने हो सकता है कि इस चीज़ को इग्नोर किया होगा, हो सकता है कि इनके पतन में भी ये भूमिका अदा किया होगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं यहाँ के अन्य निर्माण की तरफ। जब हम आते हैं यहाँ के अन्य निर्माण की तरफ तो मुख्य रूप से यहाँ के सभा मंडप की चर्चा की जाती है। सभा मंडप के विषय में कहा जाता है कि मेगास्थनीज और सभा मंडप के जो अवशेष मिले, इस दोनों में कंट्राडिक्शन है। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य प्रसाद जो थे, जो सुगंध प्रसाद के रूप में जाना जाता था, वो लकड़ी का बना हुआ था। मेगास्थनीज स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा करता है कि वो लकड़ी से निर्मित था, काष्ठ कला से निर्मित था। और जब हम इसके अवशेषों को देखते हैं तो यहाँ पर पाषाण स्तंभ मिलते हैं, मीन्स स्टोन पिलर यहाँ पर मिलता है। तो दोनों के बीच कंट्राडिक्शन दिखता है। तो हो सकता है कि अशोक के समय में, क्योंकि जो पिलर यहाँ पर मिल रहा है उस पिलर की पूरी साम्यता जो है वो अशोक के जो डिफरेंट पिलर्स लगाए गए हैं उस पिलर से जाके जुड़ती है, उस पर भी वही चमक मिलती है, वही पॉलिश मिलता है जो अशोक के डिफरेंट स्तंभों पर मिलता है। तो इस बात का अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि अशोक के द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया गया हो। और अगर सभा भवन की स्थिति को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक विशाल हॉल की कल्पना की गई है। एक बार ये विशाल हॉल है, इस विशाल हॉल में 8 पंक्तियों में करीब 10 पत्थर के स्तंभों को लगाया गया है। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं यह एक मंच के रूप में है जो कि साल की लकड़ियों से बना हुआ था। ये सारे के सारे जो पत्थर थे इसमें, वो जैसे अशोक के स्तंभों के
सिंगल स्टोन के पत्थर जो थे सिंगल स्टोन पीस थे, उसी तरह ये भी सिंगल स्टोन पीस थी। लेकिन यहाँ पर एक खामी दिखती है। खामी ये दिखती है कि इसके अंदर जितने भी पत्थर थे उसकी जो लंबाई थी वो 31 फीट के आसपास थी, जिसमें 10 फीट वो नीचे था और 21 फीट ऊपर की ओर था। और खामी क्या दिखती है कि ये पूरा का पूरा जो 31 फीट है ये पूरा का पूरा पॉलिश्ड है। इसका मतलब है कि जो इंजीनियर इसको बना रहे थे, जो कलाकार इसको बना रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि हम जो बना रहे हैं, हम जो स्तंभ बना रहे हैं, जो हम पिलर बना रहे हैं, उस पिलर का यूज़ सभा भवन बनाने के लिए या किसी गृह निर्माण के लिए या किसी भवन के निर्माण के लिए होना है। क्यों? क्योंकि जो भी पिलर का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा था वो पिलर पूरा का पूरा पॉलिश्ड था और 10 फीट नीचे की गहराई तक के जिनको डुबाया जाना है, 10 फीट नीचे ज़मीन के नीचे वो रहेंगे, वहाँ पर अगर पॉलिश किया जाता है तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर वहाँ पर पॉलिश करके अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी। तो ये इस व्यवस्था में एक छोटी सी खामी दिखती है। अगर इस पत्थर को आप देखते हैं तो ये इस स्टोन को आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार का इसका इस आकृति को केवल देख के आप इमेजिन करके ध्यान में रखिएगा, बनाने या करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य रूप से इसका दिखता है कि चमक और फिर इसका आकृति कैसा था, इसकी विशालता को देख सकते हैं आप। इसके साथ ही इसमें एक दो चीज़ और था। इस विशाल पत्थर को एक नीली क्ले, ब्लू रंग की क्ले मिट्टी होती थी, ब्लू कलर की मिट्टी थी, उस मिट्टी के अंतर्गत लगा के इसको अंदर फिक्स किया गया था। और वो क्ले जो थी वो क्ले इस प्रकार की थी जैसे आजकल सीमेंट के रूप में, कंक्रीट के रूप में जिसका प्रयोग होता है। इसके साथ ही जब इसको नीचे दबाया गया था और ऊपर का जो संरचना था, ऊपर का पूरा संरचना लकड़ी से निर्मित था। उसकी छतें जो थी वो छतें लकड़ी की निर्मित थी, वो वुडन स्ट्रक्चर हुआ करता था। दूसरा चीज़ था कि जो मंच था, जिस मंच की हमने इसके पहले वाले पिक्चर में चर्चा की, ये जो मंच था ये मंच साल की लकड़ियों से बना हुआ था। साल की लकड़ियों से बना हुआ ये मंच था। और दूसरा चीज़ इसके साथ और आता है कि कुछ शिल्पकारों ने या कुछ कलाविदों ने इसको बौद्ध मंडप के रूप में स्वीकार किया कि हो सकता है कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म का समागम करने के लिए एक मंडप के रूप में इसकी शुरुआत की गई हो या बौद्ध विचार विमर्श करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया हो, क्योंकि इसके आसपास में कोई प्रसाद नहीं दिखता है, कोई किसी प्रकार का कोई महल नहीं मिला है। और ये जो पूरा का पूरा संरचना है कुम्हार से मिला है। कुम्हार के पार्क में आप जाके इसको देख भी सकते हैं। तो अगर हम मौर्य काल के वास्तुकला को, जो राजप्रसाद से संबंधित वास्तुकला है या जो उसके कोर्टयार्ड के अंतर्गत अगर आप देखें कि जो निर्माण हुए हैं, या तो नगरीय संरचना हो या अलग से निर्माण किया गया भवन निर्माण हो, दोनों जगह पर काष्ठ कला और पाषाण कला, वुड आर्ट और स्टोन आर्ट, दोनों का सम्मिश्रण दिखने को मिलता है। दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है। यदि हम पाटलिपुत्र नगर के परकोटे की बात करें तो वो पूरी की पूरी तरह से वुड आर्ट पे निर्भर करता है, वुड के प्रयोग पर निर्भर करता है, लकड़ी के प्रयोग पर निर्भर करता है। उसी तरह जब हम एक भवन की बात करते हैं, उस भवन में एक साथ स्टोन का भी प्रयोग हुआ है और दूसरी ओर से लकड़ी का भी प्रयोग हुआ है। अब हम लोग आते हैं इसका अगला जो हम लोग का अगला जो विषय है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है, वो हम लोग आते हैं अशोक के पिलर्स पर। तो अशोक का पिलर जितने भी मिले हैं या उसके द्वारा जो बाउंड्रीफिकेशन पूरे भारत का करवाया गया, उससे हम लोग को ज्योग्राफिकल उसका क्या विस्तार था उससे हम लोग को नहीं लेना देना है। हम लोग को देखना है कि इसके पिलर की क्या, कि उसका उतना आपके पास वक्त नहीं है। आप पिलर का ज्योग्राफिकल डायमेंशनल लिखना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम आपके लिए एक लंबा टाइम आपका खींचेगा। तो हम लोग के लिए चर्चा है कि इसका कला के रूप में इसका क्या महत्व है, इस पर हम लोग विचार करें। अब अगर हम देखते हैं
अशोक के स्तंभों को अगर हम देखते हैं तो यह एक गोलाकार एकास्मक स्तंभ है। अगर इसकी आकृति को अगर हम देखें तो सर्कुलर है। दूसरा चीज़ है कि सिंगल स्टोन में है ये पूरा का पूरा। ये पूरा देखेंगे तो ये टोटल एक स्टोन का बना हुआ है और ऊपर का जो ये पार्ट है ये पूरा एक स्टोन का बना हुआ है। तो दो सिंगल स्टोन को सॉफ्ट के सहारे जोड़ा गया है। तीसरा चीज़ देखिएगा कि इसका जो नीचे की ओर देखिएगा चौड़ा ज़्यादा है और ऊपर की ओर पतला होते चला गया है। इसी को कभी कहा जाता है कि ये ईरानी नकल है। और बिहार का जिस इलाके से इसका जहाँ से इसका उद्भव हुआ है उस इलाके में देखेंगे कि आप लोग अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे या अगल बगल भी देखते होंगे तो तार के पेड़ को देखे हैं कभी? तार का पेड़ किस प्रकार का होता है? इसी तरह का इसी टाइप का होता है तार का वृक्ष भी। तो क्या हम उससे साम्यता इसकी नहीं स्थापित कर सकते हैं? खैर आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। दूसरा चीज जो इसका दिखता है ये पोर्शन जो दिखता है, जो इस तरह करके जो आकृति बनी हुई है, इसको इन्वर्टेड लोटस अवांगमुख कमल, दोनों चीज़ें, मतलब हिंदी में अवांगमुख कमल कहा जाता है और इंग्लिश में इन्वर्टेड लोटस आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति अशोक के प्रत्येक स्तंभ पे आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले ये लोटस है। लोटस के ऊपर एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक चबूतरा है और चबूतरा के ऊपर किसी न किसी प्रकार की पशु मूर्ति है और विशेष रूप से शेर है, सिंह है, जो भारतीय पशु है, भारत में पाया जाने वाला पशु है। अब हम इसको 3 स्टेज में लेके चलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि अशोक के समय में सीधे ही ये बनना शुरू हो गया था और ये बहुत बेहतर तरीक़ा से बना था। हम अगर इसको देखें तो जो सबसे पहला हमारे पास जो मूर्ति है ये वैशाली की मूर्ति, वैशाली के अशोक स्तंभ का हम आपके सामने फिगर दिख रहा है। इसमें 2-3 चीज़ केवल दिखलाना हम चाहते हैं आपको। सबसे पुराना और सबसे अशोक का पहला स्तंभ इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो निर्मित शेर है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी दिख रहा, एक मिनट, तो देखिएगा कि इस मूर्ति में 2 खामियां आपको नजर आएंगी। एक कि आगे जगह बहुत छूटा हुआ है और पीछे शेर का जो पीछे का पोर्शन है ये चबूतरा से बाहर की ओर निकला हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसकी जो लंबाई है ये 36 फीट है, 36 फीट लंबा है। इसका जो व्यास है, सबसे नीचे इसका व्यास 4 फीट 2 इंच है और सबसे ऊपर 3 फीट 1 इंच है। तीन फीट 1 इंच है। मीन्स कि इसका जो प्रोपोर्शन है वो यूनिक प्रोपोर्शन में ये चीज़ नहीं जा रहा है ऊपर की ओर। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो मूर्ति बनाया गया है, यहाँ पर जो तक्षणकार था या जो संगतरास था, उस संगतरास से ये भूल हुई है कि आगे का स्पेस खाली रहा है, पीछे के स्पेस में वो सिर लटका हुआ दिख रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये पीछे की तरफ बैठा हुआ है, आगे का जो पोर्शन है, दोनों पैर जो है वो खड़ा की, और इसमें गतिशीलता का अभाव है, मोबिलिटी का अभाव दिखता है इस मूर्ति में। इस शेर में जो है इसमें लैक ऑफ मोबिलिटी दिखता है। गतिशीलता का अभाव दिखता है यहाँ पर। इससे अगला अगर हम मूर्ति देखते हैं, क्या चीज? हाँ, उसके बाद अगर हम आते हैं तो लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ की तरफ आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिख रहा होगा तो, या अगर तो यहाँ पर देखा कि वहाँ पर हमने जो देखा तो वहाँ पर एक चबूतरा था। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके जगह पर यहाँ पर कलाकार ने, यहाँ पर जो संगतरास था, यहाँ पर जो मूर्तिकार था, वो
गोल चबूतरे का निर्माण कर, गोल चबूतरे का प्रयोग किया है। और यहाँ पर भी शेर को देखिएगा तो इसका आगे का जो पोर्शन है, पैर जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ दिखता है, और पीछे का पोर्शन पूरी तरह से इस पर समाहित ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक संतुलन साधने का कोशिश किया गया, जो जगह बचा रह गया था वहाँ पर वो जगह यहाँ पर बचा हुआ नहीं दिखता, ये उसके बीच का स्थिति को दिखलाता है। और इसी तरह की स्थिति 2-3 और मूर्ति में दिखता है। जैसे रामपुरवा का जो शेर है, इस रामपुरवा के शेर में दिखता है कि ये संतुलन धीरे धीरे सध रहा है। और रामपुरवा के इस मूर्ति में देखिए कि इसके नीचे जो चबूतरा बना हुआ है, इस चबूतरा पर भी हंस की आकृति और घोड़े की आकृति और बैल की आकृति, ये सब भी थोड़ी थोड़ी उत्कीर्ण की गई है। लेकिन इस सब का पूरा जो संतुलन दिखता है, इसी तरह रामपुरवा में एक बैल की भी मूर्ति दिखी है, बैल की भी एक मूर्ति मिली है जो कि अलग से खंडित मूर्ति के रूप में मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर संतुलन साधने का कोशिश किया गया है। इसके चारों पैर जो हैं ये चबूतरे पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। लेकिन बैल का अगर आकृति देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के बैल की बनिस्पत, सिंधु सभ्यता के मुहरों पर जो आपको बैल का आकृति दिखा होगा, उसकी बनिस्पत ये उतनी बेहतर आकृति नहीं है। तो देखेंगे कि ये जो कला है, हमने हमारा पर्पस यही था कि हमने 3 आकृति को खोजा था, 3 आकृति आपके सामने रखा। ये दिखाने का पर्पस यही था कि इस कला में उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। पहले कुछ गलतियां हो रही थी, फिर उस गलतियों को सुधार के उसको और अच्छा करने का कोशिश किया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा जो सुधार दिखता है वो हम अपने सारनाथ के अशोक स्तंभ की ओर जब जाते हैं और सारनाथ का जब पिलर हम देखते हैं तो यहाँ पर यह संतुलन पूरी तरह से सधा हुआ दिखता है। भले ही यहाँ पर 4 शेर हैं, 4 शेर को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन चारों के बीच में संतुलन साधने में वहाँ का जो मूर्तिकार था वो पूरी तरह से सफल सिद्ध होता है। और पूरे के पूरे अगर मौर्य कला में राजकीय मौर्य कला में अगर मूर्तिकला के निर्माण को देखा जाए तो इस सबसे उच्च स्थिति पर यही सारनाथ का अशोक स्तंभ है। तो ये तो एक इसके उत्तरोत्तर विकास को हमने देखा। इसके साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जो यूनिक विशेषताएं हैं इस मूर्तियों की, आप लोगों ने भी देखा। अब बतला सकते कि इसकी यूनिक विशेषताएं क्या क्या हैं? क्या? अच्छा, वो तो करेंगे आगे चर्चा, हर चीज़ पर जब बौद्ध प्रभाव की चर्चा करेंगे तो सब चीज़ हम करें कि मूर्ति में क्या विशेषता दिख रहा है। 3 डायमेंशनल मूर्ति का प्रयोग पहली बार मौर्य कला में ही होता है। इसके बाद फिर कभी भारत में, चाहे वो पाल कला हो चाहे और भी कोई कला हो, 3 डायमेंशनल मूर्तियाँ नहीं बनती हैं। मीन्स कि आप इस मूर्ति को किसी भी किनारे से किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे चल के पाल कला की मूर्तियों को देखेंगे तो पाल कला की मूर्तियों का आगे का पार्ट आप देख सकते हैं, पीछे के पार्ट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। चाहे मौर्य कला की आप यक्षिणी की मूर्ति को देखें, चाहे शेर की मूर्ति को देखें, चाहे किसी भी पशु की मूर्ति को जो बनाया गया है इस काल में, यहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल प्रयोग दिखेगा। आप कहीं से भी इस मूर्ति को देखें, आप किसी भी एंगल से इस मूर्ति को देख सकते हैं। 3D मूर्ति फिर कभी आपको भारतीय कला में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वो अकेला केवल मौर्य कला में ही दिख रहा है। अब अगर देखें, एक तो हमने देखा कि पहले कि उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ, दूसरा चीज़ हमने देखा कि इस तरह की जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ 3 डायमेंशनल थी। अब देखेंगे कि इसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है वो वस्तुएं क्या क्या चीज़ें थी। जैसे पत्थर का अगर प्रयोग किया गया है, इस स्टोन का प्रयोग किया गया है, तो स्टोन पाटलिपुत्र का जो जगह है, पाटलिपुत्र में तो कहीं पत्थर की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। जो आधुनिक पटना है यही पहले पाटलिपुत्र था, यहाँ पर तो पत्थर कहीं दिखता नहीं। तो पत्थर कहाँ से लाया गया? ये सारा का सारा पत्थर जो था ये चुनार के खदानों से बलुआ पत्थर को लाया गया था। उस बलुआ पत्थर को चुनार से लाके और उस पर इन सब चीज़ों को निर्मित करके पूरे भारत में फैलाया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो एक तो कि शासन समृद्ध था, उसके पास इतने संसाधन थे कि वो एक दूसरे जगह से इन सब चीज़ों को लाके पूरे भारत में फैला सकता था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि यातायात व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रही होगी, उस समय की यातायात व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रही होगी, जो इसके फैलाव को प्रमाणित करता है। तीसरा चीज़, अब अगर हम आते हैं कि इन पशुओं की विशेषता को अगर हम देखें, पशुओं की विशेषता को देखें और पशुओं की विशेषता को अगर हम
वैशाली के स्तंभ से शुरू करते हैं। वैशाली में जो शेर बना हुआ है, जहाँ पर हमने कहा कि इसमें गतिशीलता का अभाव है, क्यों? क्योंकि वो शेर बैठा हुआ दिखता है। अगला शेर को अगर हम देखते हैं लौरिया नंदनगढ़ के शेर को, तो ये उसके बनिस्बत ज़्यादा गतिशील दिखता है। यहाँ पर मोबिलिटी दिख रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये उठने के स्थिति में है या चलने की स्थिति में है। उसके आगे की अगर हम शेर को देखते हैं तो यहाँ भी देखिए कि इसका भी जो आगे का पैर का जो पोजीशन है, ये पैर का पोजीशन इसकी मोबिलिटी को सूचित करता है, ये भी दिखाता है कि ये गतिशील है। और जब हम सारनाथ के शेर को देखते हैं तो सारनाथ के शेर की क्या विशेषता है? सारनाथ की शेर देखिएगा कि आपको विचित्र, उसका पूरा आकृति अगर आप देखते हैं तो उसमें विचित्रता का आभास होगा, और विचित्रता के आभास के साथ भी वो प्रभाव, उसकी जो इफेक्टिविटी है, उसका जो उस मूर्ति का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। वो मूर्ति देख के आपको नहीं लगे वो मूर्ति लौकिक मूर्ति है, किसी शेर से उसकी तुलना की जा सकती है, या किसी शेर का उस तरह का मूर्ति हो सकता है, चाहे उसका अयाल हो, बाल जो होता है शेर का वो हो, या कभी भी शेर का बाल आप इतना बड़ा देखते हैं कहीं भी? अगर ज्योग्राफिक या नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते होंगे या डिस्कवरी पे देखते होंगे तो क्या यहाँ तक लटका हुआ दिखते हैं कभी? यही हमारा कहने का मतलब था कि ये मूर्ति जो है ये प्राकृतिक नेचुरल मूर्ति नहीं है, ये एक विचित्रता की आभास दिलाता है। एक विचित्र प्रकार के शेरों का यहाँ पर कल्पना किया गया है मूर्तिकार के द्वारा, लेकिन फिर भी नेचुरल नहीं होते हुए भी इसकी प्रभावोत्पादकता जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और अशोक के पूरे अगर राजकीय शिल्प में देखें, पिलर शिल्प में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई मूर्ति है तो यही मूर्ति है, और ये हमारा आज राजकीय चिन्ह है। इसके अलावा एक दो मूर्तियाँ और थी, जैसे एक धौली में एक हाथी की मूर्ति मिली है। धौली उड़ीसा में है, जहाँ पर एक लंबे संघर्ष के बाद उसने उड़ीसा को जीता था अशोक ने, और वहाँ पर जो उसने पिलर लगवाया, वहाँ पर जो उसने स्तंभ लगवाया, वहाँ पर एक हाथी की मूर्ति है जो कि बहुत ही बेहतर, प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से वो बहुत ही बेहतर है। तो एक एलिफेंट मूर्ति जो धौली की है वो बहुत बेहतर मूर्ति है वहाँ पर। और इस मूर्ति के बारे में मार्शल ने कहा है कि सारनाथ का स्तंभ का शिरोभाग ईसा के 3वीं सदी पूर्व की अत्युत्तम विकसित कलाकृति है। जॉन मार्शल ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, इसके साथ ही विसेंट स्मिथ ने भी इसकी प्रशंसा की है, और उन्होंने बताया है कि ये मौर्य कला का जो सर्वोच्च निदर्शन अगर दिखता है, मौर्य कला में सबसे ज़्यादा उत्थान में कहीं पर दिखती है तो वो सारनाथ के अशोक स्तंभ पे दिखती है। क्लियर? यहाँ तक में कोई प्रश्न हो तो बोलिए। यहाँ तक में कोई भी प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। जैसे पिलर जितने भी अशोक के स्तंभ लगाए थे, तो अशोक ने चूँकि जब वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया था, तो उस बौद्ध धर्म के विचारों को पूरे भारत में फैलाने के लिए पहली उसकी जो योजना थी। दूसरी योजना जो उसकी थी वो पूरे भारत का बाउंड्रीफिकेशन करने के लिए। तीसरी बात जो थी वो समाज में जो एनार्की, समाज में जो तनाव की स्थिति थी, उस तनाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए उसने अपने शिलालेखों को सब जगह प्रसारित करवाया था, और अपनी बातों को, राजाज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया था। उसने अपनी आज्ञा को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन सब चीज़ों का उसने सहारा लिया था। नहीं, ड्रॉबैक नहीं है। हमने कहा कि उत्तरोत्तर विकास है, क्योंकि कला सबसे पहले वो चूँकि इस क्षेत्र में लकड़ी की उपलब्धता सबसे ज़्यादा थी, तो शुरुआत तो लकड़ी का ही होगा। लकड़ी के बाद फिर वो स्टोन की तरफ मुड़ते हैं, फिर स्टोन का प्रयोग, अगर लकड़ी की उपयोग करते हैं तो ये लकड़ी का बनवाते अपना। लकड़ी कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। लकड़ी के बाद वो जब यूज करेंगे तो उससे आगे की चीज़ यूज करेंगे। स्टोन का यूज किया, स्टोन के बाद देखिए कि गुप्त काल में ईंटों का प्रयोग शुरू हो जाता है, तो वो हमेशा उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। एक अकेला केवल सिंधु सभ्यता का दिखता है कि सिंधु सभ्यता में हम कला के उच्चतम आदर्श पे पहुंच गए और वहाँ से हम बैकड्रॉप पीछे की ओर जाते हैं, बैक फुट पे चले जाते हैं।
उसके बाद जब कभी भी कला देखिएगा आपको, तो वो हमेशा उत्तरोत्तर उसमें विकास हुआ है, उसमें ह्रास नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगला आते हैं केव के विषय में। अशोक के द्वारा और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा कुछ गुफाओं का दान किया गया आजीविकों को। आजीवक एक संप्रदाय था जो कि मक्खली गोसाल के अनुयायी हुआ करते थे, और वो भी श्रमण संस्कृति को मानते थे। जैसे बौद्धों के द्वारा भी श्रमण संस्कृति अपनाया गया था, सन्यासी की तरह वो लोग रहते थे, तो उनको यहाँ पर 7 केव के विषय में चर्चा मिलता है। 4 केव जो थे वो बराबर की पहाड़ियों पर थे, जिसमें कर्ण चौपर है, सुदामा है, लोमस ऋषि है और विश्वामित्र या विश्व झोपड़ी है। ये 4 केव बराबर की गुफाओं में स्थित है, जो कि गया जिला में, अभी वर्तमान गया डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। और 3 केव जो था वो नागार्जुनी की पहाड़ी पर अवस्थित था, जो अभी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहला जो है वो कर्ण चौपर है, सुदामा केव है, लोमस ऋषि है और विश्वामित्र है। हमारा चर्चा जो होगा वो सुदामा और लोमस ऋषि केव को लेकर हम लोग चलेंगे कि इसका आर्क एंड आर्किटेक्चर कैसा था। इसके विषय में जानेंगे कि अशोक के द्वारा जो दान दिया गया था और उसके बाद जो उन लोगों ने केव बनाया था, उस गुफा कला में क्या ऐसा दिखता है। और अगर हम गुफा कला को देखते हैं तो गुफा कला का भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण जो है वो भीमबेटका से मिलना शुरू हो जाता है। भीमबेटका में जब वहाँ पर भी बहुत सारे चित्र वगैरह बनाए गए थे, और वहाँ से गुफा कला का या गुफा के अंतर्गत निवास करने का मनुष्य का पहला प्रमाण मिलना शुरू होता है। इसी तरह जब दूसरा जो है वो नागार्जुनी की गुफा में 3 केव हैं, गोपी, भयक और वेदांतिका। ये 3 केव आपको नागार्जुनी की पहाड़ी में मिलेंगे। नागार्जुनी की पहाड़ी के अंतर्गत 3 केव आपको मिलेंगे। देखिए कि केवों का विशेषता कैसे था। तो पूरी की पूरी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी को काट के इस तरह की आकृति वहाँ पर बनाई गई थी। और इसके अंदर अगर देखेंगे तो अंदर में जो निर्माण था वो अंदर का निर्माण इस प्रकार का था। मीन्स की छतें जो थी, अगर छतों को आप पूरा अगर बिल्डिंग को आप देखें अंदर में किस प्रकार का बनाया गया था, तो अंदर में चतुर्भुजाकार बनाया गया था और छत जो थी वो बेलनाकार हुआ करती थी। अगर आप इसको बिहार के कुछ क्षेत्रों में अगर जाएंगे और वहाँ के लोकल निर्माण को अगर देखें तो जैसे घास फूस का जो छप्पर टाइप का जो बनाया जाता था, सहतीर की सहायता से जो निर्माण होता था, उस निर्माण से मिलता जुलता इसका निर्माण है। यहाँ पर भी धरन सहतीर के अनुसार जो घर बनता था वो बीच में इस प्रकार का था और दोनों तरफ से वो झुका रहता था। और इसी तरह का आकृति जो है वो केव के अंतर्गत, गुफा के अंतर्गत बनाई गई है। इसी तरह जब हम इस गुफा के आकृति का और विशेषता को अगर हम देखते हैं तो ये लोमस ऋषि गुफा है। और अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो यहाँ देखिए कि पूरा का पूरा ये गुफा में काट के बनाया गया है। गुफा के अंतर्गत उस गुफा को, पहाड़ को काट के पहाड़ के ऊपर ये नक्काशी की गई है। और इस तरह की नक्काशी पहले लकड़ी पे की जाती थी। बड़े बड़े दरवाजे जो बना करते थे उस दरवाज़ों पर इस तरह की नक्काशी होती थी। इस नक्काशी को, कास्ट कला को स्टोन आर्ट में तब्दील करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इस तब्दीलीकरण को अगर आप देखेंगे तो ये मेहराबनुमा जो आकृति है, ये मेहराबनुमा आकृति आगे चल के जब हम सल्तनत एज में जाते हैं तो सल्तनत एज में इस प्रकार का निर्माण बढ़ते चला जाता है। और इस प्रकार का निर्माण जब बढ़ता है तो वहाँ पर क्या क्या होता है कि मेहराब का जो प्रयोग है वो बिल्डिंग का भार सहने के लिए इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर केवल सजावट के लिए प्रयोग में आ रहा है। लकड़ी के जो काष्ठ कला में जो सजावट होती थी उस सजावट का केवल यहाँ पर नकल किया गया है, उसका एक कोशिश किया गया उसकी कॉपी करने का। दूसरा चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर जो रेलिंग और उसके साथ जो वेंटिलेटर यहाँ पर बनाया गया है ये पूरा छिद्रयुक्त वेंटिलेटर है। तीसरा चीज़ देखिएगा कि इसमें हाथियों की मूर्ति बनाई गई है।
और हाथियों की नक्काशी जो की गई है वो हाथियों के द्वारा स्तूप की पूजा करते हुए दिखाई गई है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जैसे आप तुगलककालीन इमारतों को देखते होंगे और तुगलककालीन इमारतों को देखते होंगे कि वो अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है, उसी तरह इसका गेट भी देखिएगा तो ये गेट नीचे से ऊपर की तरफ अंदर की तरफ झुका हुआ आपको दिखेगा। हालांकि ये गेट नहीं है, केवल गेट पर सजावट का काम किया गया है। सजावट का काम करने के लिए इस चित्र को वहां पर या इस प्रकार की आकृति को वहां पर उकेरा गया है। तीसरा चीज देखिए कि इसका जो गेट था, गेट भी मेहराबदार गेट का प्रयोग किया गया है। जबकि भारतीय मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय मंदिरों में कभी भी मेहराबदार गेटों का प्रयोग आपको नहीं दिखेगा। वहां जब कभी दिखेगा तो वर्गाकार या आयताकार गेट का प्रयोग दिखेगा। इसी तरह जब हम इसके अंदर की आकृति को देखते हैं, इसके अंदर का जो रचना दिखता है, उस रचना में भी अगर हम पूरा का पूरा देखें तो कोई भी कोठरी जो है इसके अंदर का, कोई भी रूम जो इसके अंदर का है वो गोलाकार ना हो के अंडाकार रूम की तरह है। छत जो है उसका वो बेलनाकार है, या तो चतुर्भुजाकार है या बेलनाकार है। और अगर हम इनकी आकृति को आगे अगर हम देखें, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ दिखती है, तो ये तो भले आजीविकों को दी गई थी, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी आपको दिखेगी कि जब आगे चैत्य का निर्माण देखेंगे, जब भाजा में, कारले में वहाँ पर चैत्यों का निर्माण होता है, तो उन चैत्यों में आपको इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि मौर्यकालीन जो बराबर या नागार्जुनी की पहाड़ियों पर जो गुफाएं बनी थी, वो आगे जो बुद्ध कला जब विकसित होती है, बौद्ध कला जब अपने विकास की तरफ अग्रसर होता है, तो वहाँ पर चैत्यों का जब निर्माण होता है, विहारों का जब निर्माण होता है, तो वहाँ पर इसकी अनुकृति देखने को मिलती है। तीसरा चीज़ इसकी और एक विशेषता है कि इसके अंदर भी पत्थर पर जो पॉलिश का प्रयोग किया गया है, वो पॉलिश का प्रयोग फिर आपको मौर्य काल के बाहर, मौर्य काल के बाद कहीं भी नहीं दिखता है। तो एक और इसकी जो विशेषता है, विशेषता यह है कि इसमें पॉलिश का प्रयोग किया गया है। इसमें एक प्रकार के विशेष पॉलिश का प्रयोग किया गया है जो मौर्य काल की अनोखी विशेषता है, मौर्य कला का वो यूनिक फीचर है। इसके बाद कुछ कलाकारों का ये मानना है कि अगर लोमस ऋषि और सुदामा गुफा, जो दोनों एक ही पहाड़ी में स्थित हैं, उसके बीच की अगर दीवार को हटा दिया जाए तो जो कारले या भाजा में या अजंता में जो चैत्य दिखते हैं, उस चैत्य से अलग उनका तस्वीर नहीं होगा। वो एक तरह से उस चैत्य के अंतर्गत जो तस्वीरें हुआ करती थी, चैत्य का जो इमारत हुआ करता था, उस इमारत की अनुकृति है वो इस इमारत में वो तब्दील हो जाएंगे। तो सीधा सा प्रश्न था कि चैत्य होता क्या था, चैत्यों की क्या परंपरा थी, चैत्य या स्तूप क्या होते थे, या विहार क्या होते थे। जहाँ रहते थे उसको विहार कहते थे, जहाँ पर वो उनका जो पूजा करने का स्थल हुआ करता था, जहाँ पर वो आराधना किया करते थे अपने ईश्वर का, वो चैत्य हुआ करता था। और जहाँ पर उनका अवशेष दफन होता था उसको हम स्तूप कहते थे। तो अगला जो हमारा चर्चा होगा, अगला हम लोग स्तूप की चर्चा करेंगे कि मौर्य काल में अगर गुफा को छोड़ दिया जाए तो फिर राजकीय कला की तरफ से अगर जो निर्माण किया गया था वो स्तूपों का बृहद पैमाने पर निर्माण किया गया था। तो अब देखना है कि स्तूप आखिर होता क्या था, या स्तूप की आकृति क्या होती थी, या स्तूप का आर्किटेक्चर क्या होता था। अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया गया था। और अगर देखा जाए दिख रहा है ना सबको, स्तूप एक गोलाकार संरचना होती थी जहाँ पर इसका जो संबंध जुड़ा हुआ है, यह संबंध महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। अपने परिनिर्वाण के समय उन्होंने अपने जो भी उनके शिष्य थे उन शिष्यों को कहा था कि हमारे अवशेषों को हमारे बाद, एक तो उन्होंने कहा था कि अपदीपो भव, हमारे बाद खुद अपना दीप खुद बनो, और दूसरा कहा था कि हमारे बाद जो हमारा अवशेष है वही तुम्हारा गाइडेंस करेगा। और उसी के आधार पर उनके अवशेषों को उनके शिष्यों ने सुरक्षित रखा। और सुरक्षित रखा तो जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे उस समय के, उन महत्वपूर्ण स्थलों पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया और स्तूपों में उनके अवशेषों को सुरक्षित रखा। तो स्तूप का जो सबसे ऊपर का जो संरचना होता था, ये जो चबूतरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हर्मिका कहा जाता था। इस हर्मिका में ही
बुद्ध के अवशेष को सुरक्षित रखा जाता था। बुद्ध के जो कुछ भी अवशेष थे, अस्थि अवशेष रहे हों या जो कुछ भी रहा हो, उसको सुरक्षित रखने का जो स्थल था वो ये हर्मिका हुआ करता था। उसके ऊपर जो तीन आकृति आप दिख रहे हैं, जो झंडा की तरह का तीन दिख रहा है, एक सबसे नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसको छतरी कहा जाता था। छतरी की तरह की आकृति थी, अम्ब्रेला इसको कहा जाता था। ये अभी भी आप किसी भी मंदिर में देखेंगे, जो नागर शैली के बने हुए मंदिर होंगे, वहाँ पर आपको आमलक अभी भी दिखने को मिलेगा। तो उसी तरह की आकृति है। और ये जो नीचे का इलाका होता था, इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। यहाँ पर लोग उसकी परिक्रमा किया करते थे। और ये जो दिख रहा है तीन, ये चार हुआ करता था, गेट हुआ करता था। इसको तोरण कहा जाता था, इसको तोरण कहा जाता था। ये गेट हुआ करता था, इसके थ्रू लोग अंदर जाते थे। और यहाँ पर दो प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था। एक ऊपर का जो वेदिका था, इसका भी प्रयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता था, और नीचे का जो है इसको भी प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयोग किया जाता था। अशोक के द्वारा मुख्य रूप से सांची में, भरहूत में, इन सब जगहों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि अशोक के द्वारा बोध गया में भी एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो चूंकि विवादास्पद है और उसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इसलिए उसको कुछ विद्वानों ने खारिज किया है कि अशोक के द्वारा किसी मंदिर का निर्माण करवाया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो राजकीय कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म का जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रभाव दिखता है, वो स्पष्ट प्रभाव स्तूप में दिखता है। क्योंकि स्तूप क्या है कि एक धर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला एक पूजा स्थल के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है, और इस कारण से इसका महत्व ज़्यादा है। अशोक पर बौद्ध प्रभाव का अगर मूल्यांकन करें, अशोक पर बौद्ध प्रभाव को अगर हम आके, तो वो भी स्तूप के निर्माण से जाके जुड़ जाता है, स्तूप के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अब है कि प्रारंभिक समय में स्तूप का जो निर्माण था वो मिट्टी और ईंट की सहारा से किया जा रहा था। मिट्टी और मुख्य रूप से कच्ची ईंटों की सहायता से किया जा रहा था। बाद के समय में यहाँ पर पत्थर की वेदिकाओं का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थर का प्रयोग यहाँ भी शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआती समय में जो यहाँ पर तोरण द्वार लगे रहते थे, उस तोरण द्वार पर कुछ आकृतियाँ ऐसी उकेरी गई थी जो बुद्ध के जीवन से संबंधित थी। जैसे अगर भरहूत के स्तूप के अगर तोरण द्वार की हम चर्चा करें, तो वहाँ पर अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध का शरण लेने की घटना को वहाँ पर उकेरा गया था। या बुद्ध के वज्रासन में बैठे रहने की मूर्ति को भी वहाँ पर, चित्र को भी वहाँ पर उकेरा गया था। या बोधिसत्वों की जो जातक कथाएं थी, उन जातक कथाओं से इसकी साम्यता स्थापित होती थी, उसके चित्रों को यहाँ पर उकेरा गया था। लेकिन अगर इसका रेलिंग वगैरह देखेंगे तो इस रेलिंग वगैरह पर उस समय कोई चित्र नहीं उकेरा गया था। लेकिन बाद के समय में, बाद में जो स्तूप निर्माण होते हैं वहाँ पर चित्रों को रखा जाता है। फिर यक्ष यक्षिणियों का चित्र यहाँ पर बनाया जाता है। बाद में जब वज्रयान संप्रदाय शुरू होता है तो वो पूरी तरह से इसको और अलंकृत करने का काम करता है। तो ये कुछ चीज़ हम लोगों ने देखा। अशोक का पाटलिपुत्र की नगर योजना, अशोक द्वारा निर्मित सभा मंडप, इसके बाद हमने अशोक के पिलर के बारे में जाना, और अशोक के पिलर के बाद केव, जो बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं में जो निर्माण किया गया उसके विषय में, और फिर स्तूप के विषय में। ये 4-5 चीज़ जो हैं ये राजकीय पक्ष को दिखलाती है। अगर हम केव को छोड़ दें तो ये 4 पूरी तरह से राजकीय कला को दिखलाती हैं, राजकीय संरक्षण में चलने वाली कला को दिखलाती हैं, कोर्ट आर्ट को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रश्न हो तो बोलिए, यहाँ तक में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो। नहीं। अब हम लोग आते हैं यहाँ उस समय का जो लोकल कला था, जो पब्लिक के बीच में प्रचलित था, जो सामान्य जन का कला था, उसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा करेंगे जब कभी भी, तो हमारे सामने सबसे पहला जो निदर्शन होगा वो दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति होगी। और इस यक्षिणी की मूर्ति जो कि 1917 में ये मूर्ति दीदारगंज में गंगा घाट पर मिलती है, और उसके बाद से इस मूर्ति का इतना ज़्यादा चर्चा होता है, इसको मौर्य लोकल कला का सबसे प्रमुख निदर्शन माना जाने लगता है।
और इसको आप पटना म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। पटना म्यूजियम में इसको संरक्षित रखा गया है। तो ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है, ये 5.5 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि एक प्रस्तर चबूतरा पर अवस्थित है। और प्रस्तर चबूतरा और ये मूर्ति, मतलब स्टोन का जो चबूतरा है, उस चबूतरा और ये मूर्ति दिन सब एक ही पत्थर के निर्मित है। इसका जो एक हाथ है वो टूटा हुआ है, और इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये पत्थर जो है वो चुनार का ही जो बलुआ पत्थर है, उस बलुआ पत्थर का ही प्रयोग इस मूर्ति के निर्माण में किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक कमी भी दिखती है। हमने मौर्य काल के सभी मूर्तियों के बारे में कहा था कि वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसका अगर हम पीछे का पोर्शन अगर हम देखते हैं इस मूर्ति का, तो ये पीछे का पोर्शन उतना बेहतर नहीं बना है जितना जो समस्या आगे चल के पाल कला में बहुत ज़्यादा उभर रही थी। यहाँ की एक मूर्ति में ही वो समस्या का पृष्ठभूमि देखने को आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, अब एक ये नई वाली एनसीईआरटी में भले लिखा गया हो, लेकिन अगर आप यहाँ के जो जितने भी कलाविद हैं, जैसे सबसे ज़्यादा रिसर्च इस पर बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने किया है, और उन्होंने कहा है कि इसका जो पीछे का पोर्शन है, वो पीछे का पोर्शन आगे के पोर्शन से साम्यता नहीं रखता है। तो अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा गया उससे हमारा ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर इसका सबसे ज़्यादा अगर जिन्होंने इस पर काम किया है तो उनकी बातों को हम लेके चलते हैं। आपको अगर कहीं से मिलता है प्रमाण तो आप लिख सकते हैं, या उसको लॉजिकली अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ इसकी जो विशेषता है वो यह है कि इसका जो मुखमंडल है, मुख जो है वो गोलाकार मुख है, सर्कुलर फेस है। सर्कुलर फेस के साथ इसका शरीर भरा पूरा शरीर है, और चेहरा पर एक मुस्कान है। और ये मूर्ति जो है वो हल्का सा आगे की ओर झुकी हुई आपको दिखेगी, जो कि इसकी मोबिलिटी को दिखलाता है, जो इसमें गतिशीलता का सूचक है कि ये मूर्ति भी जो है वो गतिशील है। तीसरा चीज़ है कि इसकी आँखें जो है वो तिरछी आँखें हैं। आँखों की जो मुद्रा है उस तिरछी है, ओठों पे मुस्कान है, इसके साथ ही लज्जायुक्त चेहरा है। तो ये सब इसकी मोबिलिटी को दिखलाती हैं कि मूर्ति की सजीवता की ओर इशारा करती है, सजीवता को दिखलाती है। इसके दाहिने हाथ में चंवर है। चंवर एक देखते होंगे, रामायण महाभारत देखे होंगे तो राजाओं के ऊपर, या कभी अगर गुरुद्वारा में अगर जाते होंगे या कहीं गुरुवाणी देखते होंगे तो वहाँ देखते होंगे वो डोलाया जाता है, वही चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि उस समय के वस्त्राभूषण को भी ये सूचित करता है। वस्त्राभूषण को अगर देखें तो इसके गले में मोतियों की माला है, गले में मोतियों की माला है, और उसके बाद फिर कंठ में कंठाभरण भी है, और फिर यहाँ पर देखिएगा कि 5 लड़ी का एक करधनी भी है। कलाई में अगर आप देखेंगे तो चूड़ियाँ हैं। ये सिंधु सभ्यता से ही प्रचलन में थी, अभी भी यहाँ पर ये प्रचलन में है। अब अगर बाल को देखें तो केश सज्जा का भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर बाल को भी सजाया गया है। और अगर इस मूर्ति के इस पोर्शन को अगर आप देखें तो यहाँ दिखता है कि बाल में जूड़ा भी लगाया गया है। तो ये समाज में कौन कौन सी सज्जा से संबंधित या सुसज्जन से संबंधित जो भी परंपराएं चल रही थी, उन सारे चीज़ों को ये मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखला रहा है कि समाज में स्त्रियों की एक चीज़ और देखिएगा। अब इसके फिजिक पे अगर जाइए तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो 3 पैक्स की बात करते हैं, 6 पैक्स की बात करते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर त्रिवली भी दिखाई देता है। पता नहीं, अब आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि वस्त्र की अगर बात करें तो इसके ऊपर एक वस्त्र भी है। वस्त्र भी आप अगर देखेंगे तो इसका वस्त्र जो है बाएं कंधे के ऊपर से होते हुए दाएं साइड के नीचे की तरफ वो जा रहा है। तो इसके वस्त्र भी देखेंगे कि एक महीन वस्त्र कोई यक्षिणी धारण किए हुए है। और उसके बाद अगर नीचे वस्त्र को देखते हैं तो नीचे पूरा का पूरा वस्त्र इसने धारण किया है। और वो वस्त्र जो कुछ भी है एक लुंगीनुमा वस्त्र है, जिसको करीने से धोती की तरह पहना गया है। तो ये समाज में प्रचलित जो वस्त्र थे या जो भी साज सज्जा के तौर तरीके प्रचलन में थे उसको ये दर्शाती है।
इसके साथ ही ये पूरे के पूरे मौर्य कला का जो पब्लिक आर्ट था, जो सामान्य लोगों की कला थी, उसका सबसे बेहतर तरीका से प्रस्तुतिकरण करने वाला जो मूर्ति है वो यही है। अब इसके साथ ही कुछ और भी मूर्तियाँ मिली हैं। जैसे यह एक यक्ष की मूर्ति मिली है, यह भी पटना से ही मिला हुआ मूर्ति है। और इसके मूर्ति में अगर आप देखते हैं तो इसका सिर टूटा हुआ है, एक हाथ टूटा हुआ है, जंघा के पास से नहीं दिए, तो पैर इसका दोनों सही सलामत है। इसके कपड़े को देखिए, ऊपर की ओर एक उत्तरीय की जैसे पहना जाता था पहले ऋग्वैदिक काल में या मौर्य काल में, कि एक कपड़ा केवल ऊपर की ओर रखा जाता था, उसी को प्रदर्शित करता है। और नीचे जो है ये धोतीनुमा कपड़ा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद एक तीर्थंकर की भग्न प्रतिमा मिली है। तीर्थंकर जो थे वो या तो जैन धर्म से जुड़े होंगे या कोई और भी परंपरा से जुड़े होंगे। तो मुख्य रूप से चूंकि ये मूर्ति नग्न है तो इस कारण से इसको तीर्थंकर की मूर्ति माना गया है, जो जैन परंपरा से जुड़ाव इसका सूचित किया जाता है, जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे के टूटे हुए हैं। तो माना गया है कि यह तीर्थंकर की मूर्ति हो सकती है। इसके बाद कुछ बच्चों के द्वारा कुछ मिट्टियों से बने हुए मूर्तियां भी मिली हैं, जिसका उपयोग या तो आमोद प्रमोद के लिए या खेल वगैरह के लिए किया जाता था। जिसमें देखिए कि एक आदमी की मूर्ति बनी हुई है जो सिर पे पगड़ी पहने हुए है, इस प्रकार की मूर्ति मिली है। इसके साथ ही एक हंसते हुए बच्चे की और एक लड़की की मूर्ति मिली है। दोनों के सिर पर देखिए कि दोनों के सिर पर पगड़ी का इस्तेमाल, टर्बन का इस्तेमाल किया गया है। और ये दोनों मूर्ति जो है ये बुलंदी बाग से मिली हुई है, पटना से ही मिली हुई है मूर्तियां हैं। तो ये सब जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां सामान्य लोगों में जो प्रचलन में या सामान्य लोगों के प्रचलन में जो कुछ भी यूज किया जा रहा था उन सब चीज़ों को दिखलाती है, लोक कला को ये प्रदर्शित करती है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर मौर्य कला पर, मौर्य कला का लगभग चीज़ हम लोगों ने देखा। हमने इस बात की चर्चा की कि ये मौर्य कला भारत में खुद से उसके उत्तरोत्तर विकास को दिखलाया कि इस प्रकार से क्रमिक रूप से ये विकसित हुई है। अब आता है कि आखिर इस पर विदेशी प्रभाव की चर्चा फिर क्यों की जाती है, क्या रीज़न रहा जिसके कारण से इस पर कहा जाता है कि इस पर विदेशी तकनीक का प्रभाव रहा या विदेशी कला का यहाँ पर प्रभाव रहा, क्यों ये आरोप लगाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात कि ये आरोप कहाँ तक सही है, और तीसरा बात कि अगर विदेशी प्रभाव भी है तो मौर्य कला जो है वो कहाँ तक अपना यूनिक है, कहाँ तक उसका जो फीचर जो है वो उसकी खास अपनी विशेषता क्या है। फिर आरोप क्यों लगाया जाता है, पहले इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आरोप क्यों लगाया जाता है कि विदेशी कला का इस पर प्रभाव है, इसका आरोप क्यों लगाया जाता है। बताइए कुछ। सबसे पहला तो बात यह है कि मौर्यों से पहले कहीं भी पत्थर के प्रयोग का साक्ष्य भारत में नहीं मिलता है। मौर्यों से पहले कभी भी स्टोन आर्ट का यूज इतने बड़े पैमाने पर भारत में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिला है। और इस कारण से कहा जाता है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ जो अशोक के समय में ही अचानक से पूरे भारत में पत्थर का प्रयोग शुरू हो गया। ऐसा होता तो इससे पहले भी दिखता पत्थर का प्रयोग, उसके पहले भी कुछ प्रमाण मिलते। अशोक के समय में ही अचानक से पत्थर का प्रयोग क्यों शुरू हो गया, पहली चीज़। दूसरा आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ईरानी साम्राज्य की, पर्शियन साम्राज्य की सीमा भारत की सीमा से मिलती जुलती थी। अगर हम अलेक्जेंडर के आक्रमण को देखें, अलेक्जेंडर के आक्रमण से पहले सिंधु के मुहाने तक, सिंधु नदी तक ईरानियों की सीमा थी, डेरियस का शासन था।
ये इतिहास सम्मत है, ये हर तरफ से सर्वमान्य तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो और डेरियस की जो वहाँ तक सीमा थी, और दूसरा था कि डेरियस का जो राजधानी मुख्य रूप से सूसा और एकबेटना की बात की जाती है, तो ये दोनों बहुत ही समृद्ध नगर उस समय हुआ करते थे। बाद में यूनानियों के द्वारा भले ही नष्ट कर दिए गए, अलेक्जेंडर के द्वारा उन शहरों को नष्ट किया गया। ईरानियों को जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने उन शहरों को नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी परंपराएं तो बनी रही होंगी, क्योंकि कोई भी परंपरा एक साथ लुप्त तो नहीं हो जाती। किसी आक्रांता के द्वारा नष्ट कर देने के बाद वो परंपराएं लुप्त तो नहीं हो जाती हैं, तो वो परंपराएं कालांतर में बनी रही। तो इसलिए माना जाता है कि वहाँ का प्रभाव रहा होगा। तीसरा चीज़ कहा जाता है कि अशोक ने जिस प्रकार के स्तंभ का प्रयोग किया, उसी प्रकार के स्तंभ का प्रयोग चूँकि ईरान में हो रहा था, ईरान में भी उसी तरह के पशुओं का प्रयोग वहाँ के स्तंभों के ऊपर में किया जा रहा था। वहाँ भी उस प्रकार के चबूतरा का निर्माण करके पशुओं का प्रयोग किया जा रहा था। तो भारतीयों ने वहाँ से उसको नकल किया है, भारतीयों ने वहाँ से उस प्रभाव को अपनाया और भारत में भी इस चीज़ को शुरू किया। चौथा चीज़ है कि स्मिथ या पर्सी ब्राउन जैसे जो इतिहासकार थे, इतिहासकार हमेशा से पाश्चात्य श्रेष्ठता को दिखलाते थे। भारतीयों में कुछ भी नया चीज़ अगर आया है, भारतीयों में कुछ भी अगर नया ज्ञान आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं से पाश्चात्य श्रेष्ठता को दिखलाने की बात थी। चाहे आप सेकेंड फेज में देखिएगा कि जो पुनर्नवजागरण का भारत में स्थिति था, तो वहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग वगैरह की चर्चा जब कभी करेंगे, सर आप लोग के साथ नवजागरण अगर चर्चा किए होंगे तो किए होंगे कि व्हाइट मैन्स मॉडर्न थ्योरी को लेके वो आता है। तो ये इस प्रकार का जो साम्राज्यवादी इतिहास दृष्टि था, उसका भी न कहीं कहीं से जुड़ाव था, जो कि भारत के किसी भी श्रेष्ठता के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं बता के किसी बाह्य प्रभाव को जिम्मेदार बताता था। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट को वैधता देना चाहता था, अपनी थॉट को मोरल सपोर्ट देना चाहता था। उसके पीछे ये इंटेंशन उसका हुआ करता था। अब हम देखेंगे कि दोनों में आखिर जब साम्यता की बात की जाती है, तो दोनों में अंतर क्या रहा है या साम्यता की पृष्ठभूमि तैयार क्यों होती है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि मेसोपोटामिया का प्रभाव अगर हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर, हड़प्पा सभ्यता के से जो वहाँ पर अनुकृतियाँ प्राप्त हुई हैं उस पर, वो हर जगह आपको वहाँ का प्रभाव दिखेगा। दूसरा चीज़ कि भारत एक सशक्त भूमिका निभा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से उस इलाके की पॉलिटिक्स पर। जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को पराजित किया गया था, तो भारत का अगर विस्तार देखिएगा, तो भारत का विस्तार कहाँ तक पहुँच जाता है। अभी का जो अफगानिस्तान का कंधार का इलाका है, वहाँ तक भारत का विस्तार पहुँच जाता है। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से ईरान से भी उसकी नज़दीकी, ईरान के क्षेत्र से भी नज़दीकी स्थापित होती है, वहाँ से बहुत नज़दीक क्षेत्र में है ईरान, तो हमारी सीमा वहाँ तक पहुँच रही थी। तो ऐसा बात तो नहीं कि हम अगल बगल की चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, प्रभावित तो होंगे ही, स्वाभाविक स्वरूप है कि प्रभावित होंगे। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी दिखता है। हमने पहले कहा था कि अशोक का जो भी एकात्मक स्तंभ है, जो सिंगल स्टोन पिलर है, उस सिंगल स्टोन पिलर में बाहर की नकल की बनिस्बत यहाँ का जो लोकल तत्व है, वो लोकल तत्व ज़्यादा हावी रहा है, जिसकी तुलना हमने बतलाई कि यहाँ का आप तार का वृक्ष देख सकते हैं, या यहाँ पर बहुत लोग उसको गोदुम आकृति भी कहते हैं। गाय के दुम की तरह की आकृति है वो, जैसे गाय का दुम आगे की ओर मोटा होता है, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर पतला होते चला जाता है, तो उसको गोदुम आकृति भी कहते हैं, काउटेल फिगर भी कहते हैं उसको। तो अगर हम देखते हैं ईरानी आकृति के रूप में, तो ईरान में जो स्तंभ का प्रयोग किया गया था, वो आप देखेंगे कि ये सेपरेट रूप से स्तंभ का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। ये स्तंभ का प्रयोग किसी न किसी भवन का हिस्सा के रूप में किया गया था। और इसकी जो आकृति थी, ये आकृति आपको एक घंटे की तरह की आकृति दिखेगी कि आगे के ऊपर में घंटा है और ये नीचे पूरा लटका हुआ है, जो घंटा को बजाने के लिए, मतलब बेल की आकृति का दिखेगा, आपको घंटे की आकृति की तरह दिखेगी। लेकिन भारत में ऐसा चीज़ नहीं दिखता है। दूसरा चीज़ देखिए कि भारत में जो पशु का प्रयोग किया गया है, वो भारतीय पृष्ठभूमि का पशु है, चाहे वो बैल हो, चाहे वो सिंह हो, भले ही उस पर अलौकिकता दिखती हो, भले ही उस पर प्राकृतिकता का अभाव दिखता हो, भले ही उस पर कृत्रिमता दिखती हो, आर्टिफिशियल वो दिख रहा हो, लेकिन वो भारतीय पशु है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घोड़ा का प्रयोग दिख रहा है। घोड़ा के अलावा और भी देखेंगे तो कुछ विचित्र
पशुओं का प्रयोग दिख रहा है। देखेंगे कुछ ऐसा पशु, विचित्र पशु दिखेगा जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार के पशु आकृति का प्रयोग ईरानी स्तंभों पर देखने को मिलता है, जो कि विचित्र पशु हैं जिनका वास्तविकता से कोई लगाव नहीं है। तीसरा चीज देखेंगे, तो ईरानी स्तंभ जितने भी अशोक के जो भी पिलर्स है, अशोक के पिलर सिंगल स्टोन के बने हुए पिलर हैं। नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा पिलर जो है वो सिंगल स्टोन से बना हुआ है। और ऊपर का जो चबूतरा मीन्स की कमल की जो आकृति है, उस कमल की आकृति से ऊपर का जो पोर्शन है वो एक पत्थर का बना हुआ है और नीचे का पोर्शन जो है वो दूसरा पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर 3-4 पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है, 3-4 पत्थर को जोड़ के बनाया गया है। इसके साथ ही अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पर नाली की आकृति दिख रही है कि इसके अंतर्गत इसको खोद के नालीनुमा आकृति बनाई गई है, फ्लूटेड आकृति यहाँ पर बनाई गई है। और इस फ्लूटेड आकृति को अगर हम देखते हैं तो इसका भारतीय आकृति से कोई साम्यता नहीं दिखती है। अगला चीज़ है कि अगर हम इन्वर्टेड लोटस को देखते हैं, अवांगमुख कमल को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो कमल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो कमल का प्रयोग दिख रहा है, इस कमल के प्रयोग में और जो ईरानी कमल का प्रयोग किया गया, दोनों में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कमल है, इस कमल का भारतीय मिथोलॉजी से भी जुड़ाव है, बौद्ध धर्म से भी जुड़ाव है। बौद्ध धर्म में भी कमल का प्रतीक के रूप में यूज होता है। लेकिन जब हम ईरानी सेंस में अगर हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कमल है, ये कमल भारतीय अशोक के पिलर में जो कमल दिखते हैं उससे काफ़ी अलग है। कमल की आकृति में भी अलगाव दिखता है। और दूसरा चीज़ है कि इसकी जो आकृति है वो घंटे की तरह की आकृति दिखती है, बेल की तरह की आकृति दिखती है। तो ये कुछ अंतर हैं। इस अंतर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जो अशोक के स्तंभ थे उसमें और ईरानी जो स्तंभ थे, उस ईरानी स्तंभ में व्यापक रूप से अंतर देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से भारत में एक उत्तरोत्तर कला के रूप में विकसित हुआ। ऐसा तो बात नहीं था कि वहाँ के कोई इंजीनियर आए होंगे और यहाँ पर अगर देखे होंगे और यहाँ पर उनको विकसित करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा होता तो वैशाली का शेर जो है, वैशाली की जो ऊपर की जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि वैशाली की जो आकृति थी उसके दोषों को हमने दिखलाया, रामपुरवा के दोषों को दिखलाया और फिर बतलाया कि सारनाथ में वो संतुलन साधने में कलाकार सक्षम होता है। तो हम एक उत्तरोत्तर विकास देखते हैं। तो अगर ये उत्तरोत्तर विकास हुआ है, उत्तरोत्तर कुछ समस्याओं के साथ उसको सुधार करते हुए ट्रायल एंड एरर के द्वारा अगर हम एक बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि हम किसी के प्रभाव से या किसी विदेशी के द्वारा बनाया गया वो आकृति रहा होगा। ठीक है। अब आता है कि मौर्य कला पर बौद्ध प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है, या मौर्य कला में बौद्ध धर्म का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है। इफेक्ट ऑफ बुद्धा रिलीजन ऑन मौर्यन आर्ट। अगर मौर्य आर्ट पर बुद्ध के इफेक्ट को अगर हम देखें
तो कहाँ कहाँ वो चीज़ देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा कि अशोक के पिलर को अगर हम देखें, या अशोक के पिलर के अंतर्गत जिन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है, उन प्रयोगों को अगर हम देखें, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, उन प्रतीकों को अगर हम देखें, तो एक तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहाँ पर धम्म को स्वीकार किया गया, धम्म के प्रचार प्रसार की बात की गई है, जो कि बुद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव को वो शो करता है। सबसे पहला जो अगर हम बात करेंगे वो करेंगे कि धम्म की चर्चा अगर की गई है, पूरे के पूरे उसके पिलर में धम्म के प्रचार प्रसार की बात की गई है, धम्म की चर्चा की गई है। जैसे ही धम्म की चर्चा करेंगे तो इसका सीधा जुड़ाव बौद्ध धर्म से जाके होगा। दूसरा चीज़ है कि इस पर कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, कुछ सिंबल्स को यूज किए गए हैं। सिंबल में अगर देखिए कमल, तो कमल किस चीज़ का प्रतीक है? सामान्य रूप से बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है वो क्या मानती है कि संसार जो है वो दुखमय है, और बुद्ध जो है उस दुख के निदान का रास्ता अपनाते हैं। कमल की अगर पूरे की पूरे लाइफ को देखिएगा तो कहाँ से, कीचड़ से शुरू होता है और एक प्योरिटी को शो करता है, जो बुद्ध की आत्मा का प्रतीक है। अगर बुद्ध का देखिएगा मैक्सिमम जो मूर्तियाँ होंगी वो या तो खड़ा बुद्ध दिखेंगे या बैठे मिलेंगे, तो आपको पद्मासन की मुद्रा में ही बैठे मिलेंगे। कमल का किसी न किसी तरह से प्योरिटी से जुड़ाव है, उसका सोल के प्योरिटी से, मीन्स कि आत्मा के शुद्धिकरण से जुड़ाव है। और बुद्ध का पूरा जो फिलॉसफी था, बुद्ध की जो उपदेश दिया गया था, उस उपदेश में आत्मा के प्योरिटी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। तो एक तो कि प्योरिटी से जाके जुड़ता है, दूसरा चीज़ है कि कमल जो है वो हिंदू धर्म की मैथोलॉजी से भी जाके जुड़ता है। हिंदू धर्म की भी देवियों को पद्मासना कमल पे स्थित बताया जाता है ना। दूसरा चीज़ अगर देखिएगा, सिंबल ऑफ पिलर्स में देखिएगा सबसे पहला लोटस। दूसरा चीज़ में अगर देखेंगे तो शेर, सिंह जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? लायन एक और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा जो उनका शाक्य वंश था, वो शाक्य वंश का भी जुड़ाव सिंह से ही जाके होता है, तो बुद्ध के वंश का भी प्रतीक था। तीसरा चीज़ था कि बुद्ध जो सारनाथ के 4 शेर जो हैं, वो 4 शेर इस बात के भी सूचक हैं कि वो धर्म का उपदेश चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। बुद्ध धर्म के उपदेश को चारों दिशाओं में प्रचारित कर रहे हैं, इसका भी वो प्रतीक है। उसी तरह हमने रामपुरवा का जिक्र करते हुए कहा था कि वहाँ पर हंस की आकृति मिलती है, और हंस जो है उसका भी प्रयोग भारतीय जनमानस में पवित्र आत्मा के रूप में किया जाता है। अगर बाद के दिनों में अगर कबीर के निर्गुण भजनों को आप देखेंगे तो वहाँ भी हंस शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है। तो हंस का प्रयोग हमेशा से पवित्र आत्मा के रूप में भारतीय जनमानस में प्रचलन में रहा है, और वहाँ पर हंस जो है वो एक पवित्र आत्मा के रूप में, सेक्रेट सोल के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह हाथी का अगर प्रयोग देखेंगे तो हाथी का बुद्ध के जन्म से भी संबंध जुड़ता है। हाथी का संबंध बुद्ध के जन्म से भी जुड़ता है। कहेगा जन्म से कैसे, तो उनकी माँ को जो स्वप्न आया था, उस स्वप्न में हाथी का भी जिक्र होता है, और तब वो एक ज्योतिषी से मिलते हैं जो कहता है कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उससे भी जुड़ाव है, बुद्ध से हाथी का कहीं ना कहीं से जुड़ाव है। और पांचवा चीज़ जो मिलता है वो चक्र का, चक्र जो सारनाथ के अशोक स्तंभ में दिखता है, वो चक्र किस चीज़ को सूचित करता है? वो धर्म चक्र परिवर्तन को सूचित करता है। बौद्ध धर्म में अभी भी देखिएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन का उसमें बहुत ज़्यादा उसको वो तवज्जो दिया जाता है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या विकसनशीलता किस सेंस में? अब लिख सकते हैं प्रतीक, लेकिन मूल जो उसका ये है कि उसके द्वारा एक परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म के द्वारा जो यहाँ के जो रूढ़िवादी समाज था, उस रूढ़िवादी समाज में एक परिवर्तन को दिखलाया गया। तो
तो मूल रूप से जो वो है वो धर्म चक्र परिवर्तन को, धर्म चक्र की का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को वो शो करता है। तो ये सब जो सिंबल्स है, ये सिंबल कंप्लीट रूप से कंप्लीटली जो है वो बौद्ध धर्म के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए सिंबलों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि मौर्यन जो कला था, जो मौर्य कला था, उस मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। तीसरा चीज अगर हम देखेंगे तो स्तूप का निर्माण से हम जाके जुड़ता है इसका संदर्भ। स्तूप कंप्लीट रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई संरचना है, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित संरचना है, जहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने की कोशिश की गई है, बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने की, और उसी के अनुसार उनके पूजा की या उसके प्रदक्षिणा की जो व्यवस्था की गई है, और ये पूरी की पूरी संरचना बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। चौथा चीज अगर हम देखें तो केव के अंतर्गत हम देखते हैं कि केव जो है वो आगे जाके बौद्ध कला का अगर हम उद्भव देखते हैं तो बौद्ध कला का उद्भव कब होता है? कनिष्क और समझे कि शुंग काल के बाद जाके बौद्ध कला का भारत में उद्भव होता है, जब गांधार या मथुरा कला विकसित होती है, तब जब वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनना शुरू होती है। उसके बाद ही आप देखेंगे तो कार्ले में, भाजा में, अजंता एलोरा में बौद्ध गुफाओं का निर्माण शुरू होता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड जो है हम यहाँ पर तैयार होते हुए देख सकते हैं। उन मूर्तियों का या उन गुफाओं के निर्माण का पृष्ठभूमि यहाँ पर हम तैयार होते हुए मौर्यन केव्स में हम देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का इफेक्टिव प्रभाव था। अब अगर हम देखें कि मौर्य कला का मूलभूत विशेषता क्या क्या था, जो मौर्य कला का यूनिक फीचर था, वो अगर हम देखें तो वो क्या क्या दिखने को मिलते हैं। मौर्य कला का अगर हम यूनिक फीचर देखते हैं तो सब, अच्छा एक चीज़ तो छूट ही गया, सब कुछ आप लोग चर्चा किए। एक तो पॉटरी वाला चीज़ छूट गया, उस समय में बर्तनों का कैसा प्रयोग होता था, बतलाइए आप ही लोग। मौर्य काल में किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग होता था? बुक में कैसे नहीं मिला पाओगे? अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये तो प्री में खूब पूछा जाता है ये प्रश्न कि किस एज में कौन सा पॉटरी सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहा था। उस समय उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड का प्रचलन हुआ करता, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड का सबसे ज़्यादा प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल की, मतलब कि बौद्ध के काल से शुरू होता है और मौर्य काल सबसे ज़्यादा उसके चरम की स्थिति थी। तो पॉलिश कल्चर जो है, एक वो भी लिख लेगा, पॉटरी अगर होगा, पॉटरी एक हेडिंग देके लिख दीजिए कि इस टाइम में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, उत्तरी चमकीले मृदभांड का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी काल में किया जा रहा था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का प्रयोग किया जा रहा था, उत्तरी चमकीले मृदभांड का प्रयोग इस काल में किया जा रहा था। अब अगर हम आते हैं कि इस काल की जो जितनी भी कलात्मक वस्तुएं हैं या जिनकी चर्चा हमने की, तो इसमें सबसे यूनिक फीचर जो है वो पॉलिश है। यहाँ का जितने भी निर्माण हुए हैं सब में एक प्रकार का चमकीला पॉलिश का प्रयोग किया गया है। ये चमकीला पॉलिश मौर्य काल के बाद न तो शुंग काल में दिखता है, न फिर गुप्त काल में दिखता है, आगे कभी भी नहीं दिखता है। वो ये चमकीला पॉलिश केवल उसी काल का यूनिक फीचर बन के रह जाता है, उसके बाद फिर से इसका प्रयोग भारत में कहीं नहीं दिखता है। ये इस काल का यूनिक फीचर है। तो कलाकृतियों पर जो पॉलिश किया गया था वो पॉलिश इस काल की यूनिक फीचर थी, चाहे वो एकात्मक स्तंभों पर हो, चाहे वो सिंगल स्टोन पिलर्स पर हो, चाहे वो गुफाओं में हो, केव्स में हो,
चाहे यक्षिणी की मूर्ति पर हो। जो पॉलिश यहाँ दिखता है वो पॉलिश का प्रयोग भारत में फिर कभी दोबारा नहीं देखने को मिलता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इस काल में पहली और अंतिम बार 3 डायमेंशनल मूर्तियों का प्रयोग किया गया था। 3 डायमेंशनल स्कल्पचर्स का प्रयोग फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पूरे भारत में यहीं पर दिखता है। इसके बाद फिर 3 डायमेंशनल मूर्ति का भारत में कहीं भी निर्माण नहीं होता है। ये 2 चीज़ जो था ये मौर्य कला का सबसे यूनिक फीचर है, और ये दोनों फीचर जो है ये मौर्यों के पतन के साथ ही ये पूरे के पूरे भारत से लुप्त हो जाती है, फिर जो कहीं देखने को नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन इसकी जो कुछ जो अंतरधाराएं थी, जो इनर स्ट्रीम थी, वो इनर स्ट्रीम आगे चल के विकसित होती है। जैसे गुफाओं का निर्माण, वो गुफाओं का निर्माण आगे चल के फिर भव्य मंदिरों के निर्माण से जाके जुड़ता है। जब हिंदू धर्म के लोग जब बौद्धों की अनुक्रिया में मंदिरों का निर्माण करना शुरू करते हैं, बौद्धों का नकल करते हुए मंदिर निर्माण शुरू करते हैं, तो वहाँ पर फिर से वो सब चीज़ हिंदू धर्म में समाविष्ट होती है। जो इस काल का जो इनर स्ट्रीम था, वो इनर स्ट्रीम भले ही आगे कंटिन्यूटी में दिखता है, लेकिन मूल जो 2 फीचर था वो 2 फीचर फिर भारत में कभी नहीं दिखता है। अब आता है कि आखिर मौर्यों का कला इतना जल्दी लुप्त क्यों हो गया, क्या रीज़न रहा होगा कि मौर्यों के साथ साथ ही ये कला पूरी तरह से इस प्रकार का जो यूनिक फीचर था, उस यूनिक फीचर अचानक से समाप्त क्यों हो गया। अशोक और दशरथ वगैरह के पतन के बाद 185 ईस्वी पूर्व में जब शुंग वंश की स्थापना होती है, उसके बाद से फिर से इस तरह की कला क्यों नहीं दिखती है भारत में? क्योंकि उसके बाद फिर भारत में उतनी समृद्धि नहीं आ पाती है। कोई भी पूरे भारत का उतना बड़ा शासक मौर्यों के बाद कभी दोबारा कोई बना ही नहीं। पूरे एक छत्र साम्राज्य की स्थापना अगर देखेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद पाटलिपुत्र तक यूनानियों का आक्रमण होता है, डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र तक होता है। उसके बाद जब देखेंगे तो कनिष्क, कुषाणों का आक्रमण, शकों का आक्रमण, फिर एक आक्रमण से जूझता रह जाता है पूरा भारत का प्रदेश। यहाँ तक कि शक जो थे वो नासिक और तक पहुँच चुके थे, जो भी गैर भारतीय जनजाति थी। फिर हुनों का आक्रमण होता है, गुप्तों के द्वारा शासन स्थापित की जाती है, लेकिन वो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है। वो सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो मौर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी वो स्थापित नहीं हो पाती है। और हमने पहले ही कहा है कि कला जो है वो भूखे पेट की वस्तु नहीं है, वो खाए पिए अघाए लोगों की वस्तु है कला। अब मूवी देखने के लिए आप लोग को में से कौन जाना चाहेगा? जो वही ना जाना चाहेगा जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होंगे, तो ना मल्टीप्लेक्स में जाइएगा मूवी देखने। नहीं तो मोबाइल पर यूट्यूब पे कहीं से डाउनलोड करके देखेंगे उस पर, या वेब सीरीज देख के काम चलाएंगे क्या? तो वही चीज़ खाए पिए और अघायों की चीज़ है आर्ट एंड कल्चर। तो इस तरह मौर्य कला के लगभग चीज़ों को, हर डायमेंशन को हमने टच करने की कोशिश की। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई भी चीज़, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, मौर्य कला से प्रश्न क्या क्या पूछा गया है बीपीएससी में, यही बतलाइए फिर। बौद्ध धर्म का प्रभाव पूछा गया तो लगभग उन्होंने डिस्कस कर लिया। हाँ, तो विशेषताओं भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बौद्ध धर्म का प्रभाव मौर्य कला पर अगर पूछा जाएगा तो बिहार की अलग अलग यूनिक फीचर की हमने चर्चा की। एक सारनाथ वाले को छोड़ दिया जाए तो लगभग चीज़ बिहार में ही है। और तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चर्चा करेंगे तो उन सब को बताते हुए, मूर्ति बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत होगा तो आप कमल की आकृति बना सकते हैं, स्तूप की आकृति बहुत हुआ तो आप खींच सकते हैं, नहीं खींचते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे नंबर आपको नहीं मिलने जा रहा है। आपका नंबर मेन मिलेगा कि आप कितना बेहतर तरीक़ा से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ, हाँ, मौर्य कला का रूप कहाँ कहाँ दिखता है, उसमें क्या क्या यूनिक फीचर है,
वो पूरा का पूरा आपको चर्चा करना पड़ेगा। केवल मौर्य कला को अगर आप देखते हैं तो इसके दोनों तरीका से जैसे हम लोगों ने शुरू किया था, हर एक कला का जो यूनिक फीचर रहा है इसमें, उन सब चीज़ों को आपको बतलाना पड़ेगा। अगर विवेचना पूछता है तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर बौद्ध प्रभाव पूछता है तो आप पूरा विस्तृत विवेचना से बचेंगे, जहाँ जहाँ पर बौद्ध प्रभाव दिख रहा है उसको फोकस करते हुए उसकी चर्चा करेंगे। अगर ईरानी से या विदेशी कला का प्रभाव पूछता है तो फिर उसकी भी हमने 3 बिंदुओं की चर्चा की कि आखिर ये प्रश्न क्यों उठता है। फिर पहला क्वेश्चन तो ये पहला पॉइंट यही था कि क्यों प्रश्न उठाया जाता है, क्यों कहा जाता है कि ईरानी कला का मौर्य कला पर प्रभाव दिखता है। फिर दोनों में साम्यताएं क्या क्या हैं, और तीसरा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, दोनों का हमने बताया अंतर है दोनों में। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात अगर मौर्य कला में उसकी अनुकृति को अगर हम देखने जाए तो उस प्रकार की कोई अनुकृति यहाँ देखने को नहीं मिलती है। देखिए, निरंतरता दिखलाने का कोई स्रोत हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस समय अगर मौर्य सिंधु सभ्यता का जो आर्किटेक्चर या सिंधु सभ्यता की जो कला थी, वो कला जिस समय प्रचलन में रहा था, और उसके बाद उस शहर का जब पतन हो जाता है तो शहर जमींदोज हो चुका होता है। मौर्यों को ये थोड़ी आभास था कि वहाँ पर क्या रहा होगा, या अगर दिखती उसकी अनुकृति दिखती तो सिंधु सभ्यता जैसी उन्नत थी उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी की जाती। यहाँ भी उस तरह का नगरीय सिस्टम अगर दिखता, यहाँ भी जल निकासी व्यवस्था उस तरह की दिखती, यहाँ भी अगर वहाँ पर जिन आकृतियों का प्रयोग हो रहा था उन आकृतियों का प्रयोग यहाँ भी दिखता, तब हम कह सकते थे कि वहाँ पर निरंतरता है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ जो सिंधु सभ्यता की तरह का गृह निर्माण जैसे है, तो गृह निर्माण आगे बहुत दिनों अभी तक आपको दिखने को मिल जाएगा। समकोण पर सड़क काटती हुई आज भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंधु सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। वो जो एक प्रयोग वहाँ पर किया गया, वो प्रयोग एक यूनिक प्रयोग था उस समय के लिए। नहीं, कंटिन्यूटी आप नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कला जो है ये कास्ट से विकसित हुई है। हमने इसका उद्भव आपको दिखलाते हुए बताया कि ये कैसे कैसे उद्भव हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। सिंधु सभ्यता में कहीं भी कास्ट का प्रयोग नहीं हुआ था। वो पूरी तरह से ईंट, कच्ची या पक्की ईंट से जुड़ी हुई कला थी। मौर्य कला में कहीं आपको कच्ची या पक्की ईंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जब कभी भी आपको दिख रहा है तो कास्ट, और कास्ट के बाद स्टोन दिख रहा है। तो आप कैसे वहाँ पर कंटिन्यूटी बतलाएंगे? हम कहीं भी कंटिन्यूटी देखेंगे तो हम उसके निर्माण सामग्री को पहले देखेंगे ना। कंटिन्यूटी किसी चीज़ का हम दिखलाएंगे, हम ईरानियन से दिखलाए। क्यों ईरानियन से? इसलिए दिखलाए कि ईरानियन में भी स्टोन का यूज़ हो रहा था, स्टोन का पिलर का यूज़ किया जा रहा था। उस पिलर से हम वहाँ पर साम्यता दिखला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उस तरह का किसी भी चीज़ का अनुकृति यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। या तो निर्माण सामग्री को आप उठा के ले लीजिए, या मूर्तियों के निर्माण को उठा के देख लीजिए। सिंधु सभ्यता में कहीं शेर दिखता है? एक अगर केवल रामपुरवा के बैल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पशु मूर्ति भी आपको नहीं दिखेगा। इसलिए हम कंटिन्यूटी इसको नहीं मानेंगे। हाँ, उसका प्रभाव चूँकि वो भारतीय जनमानस के बीच प्रचलन में रहा है तो हो सकता है उसका प्रभाव यहाँ पर दिख जाए, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी होती तो फिर वो ऋग्वैदिक एज में भी दिखती। हो सकता है कि उसका पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पुस्तकों में तो दिख जाती। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो काफ़ी लिटरेट थे, बहुत अच्छे पुस्तकों की उन्होंने रचना की, उसको याद करके रखा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो उसका वर्णन जरूर करते। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो? और कोई प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में जो मौर्य कला से संबंधित हो, जिसका हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं किया है? तो विशेषता तो लगभग बतला ही दी है। और कोई प्रश्न जो मौर्य कला से संबंधित हो? देखिए, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा वक्त रहेगा, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपके पास कितना वक्त रहता है? 20 से 25 मिनट रहेगा, बहुत हुआ तो। उतना में अगर आप ये सब बात लिख सकते हैं,
हो सकता है कि आप बहुत फास्ट लिख रहे हों, और अगर आप लिखने की स्थिति में हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास न वक्त है तो फिर फालतू के फैक्ट में क्यों समय बर्बाद कीजिए। कला पूछ रहा है ना, राजा के बारे में थोड़ी पूछ रहा है। आपका एक अक्सर कॉमेडी सीन एक मूवी का नहीं दिखाई देखो, अपने फादर का नाम जोड़ते जोड़ते कोई साउथ इंडियन कैरेक्टर है ना, कोई किसी मूवी में कोई कॉमेडी क्लिप अक्सर देखने को मिल जाता है। साउथ इंडियन एक्टर है, कोई ड्राइवर है, वो फादर का नाम फिर फादर का नाम फिर फादर का नाम जोड़ के बताते रहता है। नाम अगर आपका पूछा जाएगा तो आप अपना नाम बतलाइएगा कि पूरा इलाके भर का नाम बतला दीजिएगा। क्या चीज़? हाँ, कोई ऐसा तो कहीं किसी ने अभी तक नहीं लिखा है कि राजप्रसाद जो था वो चंद्रगुप्त के द्वारा ही बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, ये कहीं आपको अभी तक वर्णन नहीं मिला। कोई भी राइटर लिखेंगे तो वो नहीं लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया होता तो उसके विषय में मेगास्थनीज के कथन में या पुरातात्विक जो प्रमाण मिले हैं उसके बीच में पूरी साम्यता स्थापित होती। तो मेगास्थनीज कहता है कि वो लकड़ी का निर्मित था, प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर पत्थर का प्रयोग हुआ था। फिर फाहियान लिखता है कि देवों के द्वारा बनाया गया था, लिखता है ना। ह्वेनसांग भी इसकी चर्चा करता है। ह्वेनसांग कहता है कि ये जब तक ह्वेनसांग आया था तब तक ये नष्ट हो चुका था। तो सबके बातों में साम्यता अगर मिलेगी उसी के आधार पर हम कर सकते हैं। उस समय जाके हम थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ मौर्यों का ऐसा था। हमारे पास जो स्रोत था, इसलिए हमने सबसे पहले स्रोत की चर्चा की थी कि हम किस आधार पर मौर्यों की कला का विश्लेषण करेंगे। मौर्यों की कला का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास जो बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, जो बातें मेगास्थनीज के इंडिका में लिखी हुई है, एरियन या फाहियान या ह्वेनसांग ने जो बातें कही हैं, और उसकी साम्यता कुम्भरार या पाटलिपुत्र के खनन से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस पुरातात्विक साक्ष्य के बीच जो हम साम्यता स्थापित करेंगे उसी के आधार पर कहेंगे। इसके अलावा कोई आकाशवाणी या दिव्यवाणी तो नहीं हो रही है कि उसके आधार पर हम बतला दें कि हाँ मौर्यों में ये भी था, ये भी था। वो तो नहीं कर सकते हैं ना। तो राजा का चर्चा करने से ज़्यादा बनिस्बत है कि कला के अंतर्गत जो जो इमारत हैं, जो जो कला के प्रतीक हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं, ठीक है, तो क्लास खत्म करते बंद करते।